गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता आपके सेकेंड ईयर में एनवायरमेंटल स्टडीज़ पेपर ले रही हूँ, जिसका एक इंट्रोडक्शन और पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज आप हमारी इस पहली क्लास में ही सीखेंगे कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ होती क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हमारे लिए क्या कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और उनका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़। क्या पिक्चर आपके मन में एक आती है कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? क्या आपके मन में आता है? आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक आदमी है, ये पानी में अपना हाथ डाले हुए है, कोई एक चीज़ पकड़े हुए है ग्लोब के फॉर्म में, कोई एक पौधा पकड़े हुए है, कुछ बच्चे घूम रहे हैं जो एक फ्लैग को लेकर कुछ एक मैसेज फ्लोट कर रहे हैं, कुछ हमारे एनिमल्स हैं जो अपना सरवाइव कर रहे हैं। तो ऐसा अगर हम देखें तो क्या मीनिंग है एक्चुअली एनवायरमेंटल स्टडीज़ का इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का हमारे इस पॉलिटेक्निक के करिकुलम में आने का। और ये स्पेशली पेपर आपकी सभी ब्रांचेज में इंक्लूड किया गया है, तो हमारे लिए वैसे भी इसकी एक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए, अगर टेक्निकल टर्म में हम सीखना चाहें तो व्हाट इज़ एनवायरमेंटल साइंस? The study of how human interact with their environment means किस तरह से ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन कर रहा है। इंटरेक्शन करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे हम कोई एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट मीन्स हमारी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं उनसे हमारा एक इंटरेक्शन या इंटरचेंज ऑफ थिंग्स और एक्टिविटी वो हो रहा है। तो अब हमारे मन में तुरंत दोबारा क्वेश्चन आता है कि जब ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट से तो एनवायरनमेंट क्या है? तो एनवायरनमेंट इज नथिंग बट दैट सराउंड्स अस बोथ नेचुरल एंड मैन मेड, यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं चाहे वो नेचुरल हो या वो मैन मेड हो। और मैन मेड में जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे सामने जो भी ये बेंचेस बनी हो गई हैं और ये बिल्डिंग्स बनी हो गई हैं, ये जो पार्क हमारे यहाँ क्रिएट किए गए हैं, ये हो गया। और नेचुरल का मतलब है कि हमारे चारों तरफ जो अपने आप नेचुरली जो हरियाली आप देख रहे हैं, वाटर बॉडीज देख रहे हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें यानी जो भी चीज़ें हैं जिनके लिए, और सनलाइट हो गई, ये सारी हमारी चीज़ें क्या हो गई जो हमारे नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। और मैन मेड जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि जिनको हमने और आपने अपने सर्वाइवल के लिए उसे डेवलप किया है, उसे बनाया है। जैसे बिल्डिंग्स हो गई, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल बिल्डिंग्स हो गई, गार्डन हो गए, झूले हो गए, बेंचेस हो गई, वॉटेवर, मतलब जो हम अपने आगे देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं हमारा एनवायरनमेंट, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट। अब आते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़। अगला टॉपिक हमारा क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। तो एनवायरमेंटल साइंस बेसिकली क्या डील करती है कि एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो वन बाय वन हम इसे देखेंगे। तो एनवायरमेंटल साइंस क्या है? एनवायरमेंटल साइंस कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द मैन विद हिज इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। यानी एनवायरमेंटल साइंस बेसिकली क्या चीज़ डील कर रही है? वो डील कर रही है कि सब चीज़ों के बारे में एक साइंटिफिक स्टडी, किसके बारे में? अर्थ, एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द मैन विद हिज इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। यानी इस एनवायरनमेंट को इफेक्ट मेनली कौन कौन चीज़ें कर रहे हैं? या तो हम ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहे हैं और या हमारे नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी एबायोटिक कंपोनेंट। हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि जो हमारा आसपास की चीज़ें जैसे कौन सी हो गई? अर्थ हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, इनसे इंटरेक्शन करते समय साइंटिफिक थ्योरी क्या कहती है, वो उन चीज़ों को डील करने की चीज़ों को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल साइंस। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या है फिर? तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स to the protection and enhancement of quality of environment, public health and public welfare। यानी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बेसिकली डील करती है एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स,
यानी जो भी हमने इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स बनाए हैं उनका किस तरह से डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस देखना है। किस लिए देखना है उनका एप्लीकेशन? प्रोटेक्शन एंड एनहेंसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर। यानी जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रही हैं और उसके बाद उसको हम कैसे इन्हेंस करें, इंक्रीज करें उसकी क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को, और क्योंकि उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट हमारी पब्लिक हेल्थ पे पड़ता है। हम यानी सारी चीज़ें पब्लिक वेलफेयर के लिए करना चाहते हैं, तो ये सारा मिला जुला चीज़ें यानी बेसिकली प्रोटेक्शन एंड इन्हेंसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ये हमारा डील करता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, जहाँ पे हम उसकी बेसिकली इंजीनियरिंग जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं इसको स्टडी करने के लिए उनकी एप्लीकेशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो द इन्वायरमेंटल इंजीनियर प्लान्स, डिजाइंस, कंस्ट्रक्ट and operates sewage treatment plan, water treatment plan, industrial effluent treatment plan, air pollution control equipment। यानी इंजीनियर, आपने सुना होगा कि कंपनीज में इन्वायरमेंटल इंजीनियर की कई जगह वैकेंसी होती है, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियर का बेसिकली प्लान वर्क क्या होता है कि जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई कराना। किस लिए अप्लाई कराना? प्रोटेक्शन एंड इन्हेंसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और वो हम कैसे कर सकते हैं? जब हम कहीं पे भी ये देखेंगे अगर इंडस्ट्री में हमारा सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो क्या वहाँ पे उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान है, प्लांट लगे हुए हैं कि नहीं है। अगर एयर हमारी एयर है तो हमारी वो एयर हमारे सांस लेने योग्य है भी कि नहीं है, उसमें पोल्यूशन ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज़्यादा इनहेल करके हमारे बाकी अदर हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाए, तो उसको कंट्रोलिंग करने के लिए। या वाटर हमारा ऐसा है कि भाई बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें वाटर के बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, तो ऐसा तो जो वेस्ट वाटर है उसको डायरेक्टली फ्लो करा दे रही हैं, तो यानी उसके लिए कंपनी ने क्या वाटर के ट्रीटमेंट के प्लान लगा रखे हैं या डायरेक्टली उसको ऐसे कर दे रही है थ्रो? तो अगर डायरेक्टली कर रही है तो वो अल्टीमेटली जाके मर्ज होके हमारे सभी एनवायरनमेंट को वो करेगा, गड़बड़ करेगा, खराब करेगा, क्योंकि वही पानी हम फिर पीने के योग्य लाते हैं, अदर चीज़ों में यूज़ करेंगे, वो केमिकल वाला वाटर हमारे लिए तो हैजार्डियस हो जाएगा। इट मीन्स हमें उन सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन और इन्हांसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, इन चीज़ों पे फोकस करना है। यही मेन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का वर्क होता है और जिसके लिए एनवायरमेंटल इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जाता है, रखा जाता है, और वो इसी तरह से प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो एयर से रिलेटेड हो, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो, चाहे वो अदर चीज़ों से रिलेटेड हो, उनसे उनके ट्रीटमेंट पे बेसिकली फोकस करते हैं जिससे कि पब्लिक का वेलफेयर हो सके। तो कुल मिला के इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या हो गई? इट कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ स्टडी कंसर्न विद इन्वायरमेंटल इश्यूज। यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज जो पेपर के नाम आपके उसमें आया है, ये बेसिकली ये सारे रिलेटेड टू इन्वायरमेंट जितने भी कंसर्न्स हैं, यानी बेसिकली किससे कंसर्न होंगे? एयर हो गया, वाटर हो गया, साउंड हो गया, इन सारी चीज़ों के हमारे पब्लिक वेलफेयर के रिगार्ड में सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन एंड कंट्रोलिंग इन पे फोकस करती है, ताकि हमारा एक एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट और क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट हमारी इम्प्रूव हो सके, और वो अल्टीमेटली हमारे पब्लिक हेल्थ और पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। तो इसी फोकस के संग इस एनवायरमेंटल स्टडीज पेपर को आपके करिकुलम गया है जिसको कि हमें पढ़ना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है, नेक्स्ट डिस्कशन क्या है हमारा? इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। तो अब देखना चाहते हैं कि ये क्या है इन्वायरमेंटल एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। बेसिकली देखिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। द इंफॉर्मेशन गेन्ड थ्रू द स्टडी ऑफ वेरियस डिसिप्लिन गिव्स अस ए होलिस्टिक व्यू ऑफ एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज एक ऐसी ब्रांच है जो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग डिसिप्लिन हो सकते हैं। द इंफॉर्मेशन गेन्ड थ्रू द स्टडी ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स गिव्स अस ए होलिस्टिक व्यू ऑफ एनवायरमेंटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। यानी हम अगर उसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस को, स्ट्रीम्स को डिटेल्ड व्यू में पढ़ेंगे तो हमें एक ऐसा लगेगा कि वो कुल मिलाकर हमारे पूरी अर्थ पर एनवायरनमेंट को एक अच्छे तरीके से किस तरह से सस्टेन किया जा सकता है, कायम किया जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है, उस चीज़ों पर फोकस करती है। तो इसलिए दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल स्टडीज एक इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डील्स विद द मोस्ट बेसिक और रूटीन इश्यूज। कौन से रूटीन इश्यूज हैं? लाइक सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक लिविंग कंडीशंस,
क्लीन एंड फ्रेश एयर, फर्टाइल लैंड, हेल्दी फूड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा फोकस करनी है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में? सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो पानी हम पीने योग्य है, पी रहे हैं, वो हमारा कितना सेफ है, सुरक्षित है, क्लीन है। आज देखते हैं आप हर घर में आरओ सिस्टम लगा हुआ है, कहीं पे नॉर्मल फिल्टर पे वो लगे हुए हैं। जबकि अब आज से अगर हम अपने काफ़ी सालों पहले को देखते हैं, तो वहाँ पे ऐसा इतना नहीं था कि आरओ का सिस्टम, पानी का कल्चर हो। क्यों? क्योंकि इस तरह से हमारा वाटर इतना पोल्यूटेड नहीं होता था। आज की डेट में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाने के कारण वाटर का, और उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान ना होने के कारण जितना भी वेस्ट वाटर है वो मिला दिया जाता है। और वो अल्टीमेटली अगर हम पियेंगे तो हमें ये सुरक्षित करना, ये एश्योर करना पड़ेगा कि हमारा पानी कितना सुरक्षित है, कितना साफ है, जिसको कि हम यूज़ में ला रहे हैं। अदरवाइज अगर नहीं ध्यान देंगे तो वो हमारे हेल्थ के लिए इफेक्ट करने लग जाएगा। तो इसीलिए दैट इज एक मेन इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं जिसके लिए हमें फोकस करना होगा। अगला क्या है आपका? हाइजीनिक लिविंग कंडीशंस। अब हमारी लिविंग कंडीशंस भी हाइजीनिक होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्लीन और फ्रेश एयर मिलनी चाहिए। अब हम रह तो रहे हैं, लेकिन आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि दिल्ली की हवा, एनसीआर की हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बेकार है, लोगों को लंग्स डिसीजेज हो रही हैं और बहुत सारी डेथ रेट बढ़ रहे हैं, फर्टिलिटी पे हो रहा है, लैंड की फर्टिलिटी खराब हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज से जो चीज़ें आती थी उसकी भी हमें दिक्कत होने चली जा रही है। तो ये सारी इश्यूज ऐसे ऐसे हैं जिसको कि मेनली इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर फोकस किया जाता है कि उसको हम किस तरह से डील करें, रूटीन इश्यूज को, और उनके लिए हम क्या करेक्टिव मेजर्स लें, किस तरह से उनको कंट्रोलिंग किया जाए। तो ये सारा मेनली होता है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंस एंड स्कोप में। स्कोप क्या है? अब आपका स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इज़ वेरी ब्रॉड एंड इट इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ एरिया एंड एस्पेक्ट्स। क्या कहने का मतलब है कि आपका स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इज वेरी ब्रॉड एंड इट इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ एरियाज। यानी आपका अगर इन्वायरमेंटल स्टडीज को ही एक विस्तृत फॉर्म में हम देखें तो ये अपने आप में बहुत सारे अलग अलग एरियाज को कवर करता है। कौन से एरियाज हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, human population and environment, social issues related to development and environment। इन चीज़ों, सारे इश्यूज को हम डिटेल में आगे देखेंगे कि हमारी ये इश्यूज क्या होते हैं और इनके रिस्पेक्ट में हमारे एनवायरनमेंट में क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ों को हमें ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें एक सीरियस कंसर्न दिखानी चाहिए जिससे कि हम सेफ एनवायरनमेंट में रह सकें। सो एनवायरनमेंट द टोटल ऑफ अवर। तो इतनी सारी चीज़ें तो हमने एनवायरमेंटल स्टडीज से लेकर बता दी, लेकिन अब हमें ये भी तो एक्चुअली क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो व्हाट इज एनवायरनमेंट? द टोटल ऑफ अवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अगर मोटे तौर पे अगर हम समझना चाहें तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास दिखाई दे रही हैं दैट आर नथिंग बट अवर सराउंडिंग्स। तो ये सारी सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें देख रहे हैं कि अब वो इंडिपेंडेंटली अपने आप कर रही ना, वो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन कर रही हैं एक दूसरे से। तो वो सारी चीजें मिलके हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं, यानी द टोटल ऑफ आवर सराउंडिंग्स। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या लिखा है हमारे टेक्निकली में। ऑल द थिंग्स अराउंड अस विद विच वी इंटरेक्ट। हमारे चारों ओर जो भी चीजें दिख रही हैं और जिनसे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है वो हम बोलते हैं हमारा एनवायरनमेंट। तो अब इसमें कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे हमारा आता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब जो जिनमें लाइफ है, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फॉरेस्ट हैं, फंगाई हैं, ये हमारे लिविंग थिंग्स हो गए। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन से हुए? कॉन्टिनेंट्स हो गए, ओशंस हो गए, क्लाउड्स हो गए, सॉइल है, रॉक्स है। यानी जितने भी ओशंस हैं, बादल हैं, मिट्टी है, चट्टाने हैं, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें लाइफ नहीं है। और लाइफ किसमें? जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, प्लांट्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, फंगाई हो गए, ये सारे हमारे लिविंग थिंग्स हैं। तो इन चीज़ों को बेटा बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स यही दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके जब भी व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द एनवायरमेंटल स्टडीज। अब आता है अवर बिल्ट इन्वायरमेंट। ये क्या चीज़ है? अवर बिल्ट इन्वायरमेंट का मतलब हमने, ह्यूमन बीइंग ने सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हैं जिनका हमारे लिविंग थिंग्स के लिए वो मैंडेटरी हो गई हैं उनसे इंटरेक्ट करना। जैसे क्या है? बिल्डिंग्स हो गई। अब हम लोग, आप रह रहे हैं खुले में तो रहेंगे नहीं, तो बिल्डिंग्स बनेंगी। ह्यूमन क्रिएटेड लिविंग सेंटर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपने रिक्रिएशन सेंटर्स देख रखे हैं, म्यूजियम बने हुए हैं, म्यूजिक सेंटर्स हैं,
जिम्स हैं, ये सारे क्या है हमारे बिल्ट इन एनवायरनमेंट, जिससे कि हम एक अच्छे तरह से रह सकें। फिर सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस, हमारे स्कूल कॉलेजेस हो गए हैं। सोशल रिलेशनशिप का मतलब हम ऐसा तो है नहीं कि अपने आप में अकेले रह रहे हैं, हमारे कई रिलेटिव्स हैं, हमारे कई ऑफिस के लोग हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, हम कहीं ऑफिस दूसरी बिल्डिंग जॉब करने जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ गई, सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस। अब ये सारे मिलकर एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसको एक छोटी सी एक स्टोरी के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि एक रवि लड़का है और वो अपने स्कूल आ रहा था, और स्कूल आने के बाद मान लीजिए कि लॉकडाउन के बाद वो 8 महीने बाद आता है अपने स्कूल कॉलेज। तो वहाँ पे ये देखता है कि स्कूल की चारों तरफ बड़ी बड़ी घासें उग गई हैं, और जो नाले का बगल में या उसका पानी था उसका बिल्कुल सूख चुका है, नदी का पानी काफ़ी। और काफ़ी जीव जंतु जानवर जो पहले कभी नहीं दिखा करते थे वो दिख रहे हैं। और जो बिल्डिंग्स थी उनका एक नई, यहाँ पे कंपनी खुल रही थी तो एक नई बिल्डिंग क्रिएट हो गई है। पहले कम लोग रहते थे, कुछ लोगों ने मकान बना लिए नियर बाई। तो रवि को एकदम से चेंज लगा कि ये 8 महीने में क्या हो गया है। तो कुछ चीज़ें उसने फील किया, और उसने ये भी देखा कि यहाँ की अब वो जो पहले स्वच्छ एयर मिलती थी उसकी जगह इसमें यहाँ कोई गैस लीक होने की सी स्मेल सी भी आ रही है। तो उसे ये सारे चेंजेस लगे। तो रवि को ये लगता है कि इसका मतलब 7-8 महीने में कुछ चीज़ें नेचुरली ऑकर हो गई हैं हमारे कॉलेज कैंपस के चारों तरफ, और कुछ मैनमेड बनाई गई, जैसे एक नई नई कंपनी खुल गई है, लोगों ने नए घर बना लिए हैं, लोग अपना शाम को एक पार्क टाइप का बन गया जिसमें आते जाते हैं। तो रवि को लगा कि ये आसपास की सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ नेचुरल है, कुछ मैन मेड है, कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। तो इन सब का जो इंटरेक्शन हो रहा है वो मिलके एक एनवायरनमेंट बना रहा है। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू, आप कुछ महीनों के बाद आप देख रहे हैं कि ये पानी है, अपने आप ये गार्डन ट्री क्रिएट किया गया है, कुछ अपने आप लोग पार्क में खेल रहे हैं यानी सोशल रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, कुछ अपने एनिमल्स हमारे यहाँ पे अपना ऐसे ही टहल रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ ग्रो कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। अब आ जाते हैं व्हाट इज एनवायरनमेंट। द वर्ड एनवायरनमेंट इज derived फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनमेंट, that means to encircle or surround all the biological and non-biological things surrounding an organism are thus included in environment whatever we see in our surroundings। यानी जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जैसा कि मैंने रवि की एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी, तो वो सारी चीज़ें यानी बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल थिंग्स जो हमारे सराउंडिंग में के आसपास दिख रही हैं, वॉट एवर वी सी इन अवर सराउंडिंग्स, वो हमारा एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, external surroundings conditions which directly or indirectly affects the living organism। It can also be defined as environment is some total of water, air, land interrelationship among themselves and also with human beings, other living organism and properly। वही सेम रवि की स्टोरी, यानी मेनली उसने वाटर बॉडीज, एयर बॉडीज, लैंड, ह्यूमन, नॉन लिविंग, लिविंग थिंग, इन सब का इंटरेक्शन, ये सारी चीजें मिलकर बनाते हैं एनवायरनमेंट। तो अब हमने आई थिंक इस पॉइंट पर सभी बच्चों को कि इन्वायरमेंट होता क्या है ये अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पर, दैट इज कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के हमारे मेनली दो कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हम बार बार कहीं पे भी सुनते हैं, देखते हैं, और वो होते हैं बायोटिक और एबायोटिक। टेक्निकल टर्म में हम उसे बायोटिक और एबायोटिक बोलते हैं, और डे टू डे लैंग्वेज में अगर उसे समझना चाहें तो बायोटिक इज नथिंग बट लिविंग कंपोनेंट, यानी जिनमें लाइफ है, जैसे ह्यूमन बींग हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। एबायोटिक कौन से हो गए, नॉन लिविंग हो गए, जैसे ओशन हो गए, रॉक्स हो गई, ये सारी चीजें आपके नॉन एबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो यहाँ से ध्यान रहेगा बच्चों, बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक मीन्स लिविंग और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। और इसको डिटेल में देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बायोटिक, इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, यानी जिनमें लाइफ है, प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में है, बर्ड्स में है, सभी में है। एबायोटिक, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, इट मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा। सॉइल, मिनरल्स, ये सारे नॉन बायोटिक में आ गए, एबायोटिक में। अब एक यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है कि ये आपका यहाँ पे डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं,
एक बायोटिक कंपोनेंट भी दिख रहे हैं और एबायोटिक भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो बायोटिक में आपको पता है कौन होते हैं, जिनमें लाइफ होती है, और एबायोटिक यानी जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें लाइफ नहीं है। अब आप देख रहे हैं हमने एबायोटिक में मेनली किसको देखा था, एयर था, वाटर था, ओशन थे, रॉक्स थी, ठीक है, सनलाइट थी, ये सारे हमारे एबायोटिक। और बायोटिक में से ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स। अब आपने एक बहुत ही हम छोटे क्लासेस से सुनते चले आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि हमारे लाइट पड़ती है तो वो अपना प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको सनलाइट मिल ही रही है भाई, आपके पास एयर भी है, एटमॉस्फेरिक एयर, वाटर भी आपको है ही, तो आपको ये, और सॉइल भी है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर नेचुरली ये हो गई एबायोटिक। कौन कौन सी, एयर से उसने, प्लांट ने क्या चाहिए उसको, उसको वाटर चाहिए, एयर से उसने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, सनलाइट उसको मिल ही रही है, जबकि सनलाइट भी एबायोटिक हो गई, एयर भी एबायोटिक हो गई, वाटर भी एबायोटिक हो गया। और ये सारी चीज़ें मिलकर जब हमने एक प्रॉपर कंडीशन मिली, जब उसको सनलाइट किसी भी प्लांट को मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, वाटर मिल जा रहा है, तो वो प्लांट ग्रो करने का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगी, और आपका प्लांट ग्रो करेगा। तो प्लांट जबकि क्या है, बायोटिक है, उस प्लांट को कौन कंज्यूम कर रहा है, एनिमल्स कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं फ्रूट्स के फॉर्म में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि एक बायोटिक यानी प्लांट और एनिमल, इनका इंटरेक्शन ये बिना किसके सरवाइव कर नहीं पा सकते हैं, एबायोटिक के, यानी उनको प्लांट को ग्रो करने के लिए एबायोटिक एलिमेंट्स की जरूरत है ही। तो यानी एबायोटिक एलिमेंट का बायोटिक के संग इंटरेक्शन हो ही रहा है। तो यानी इसी चीज को, सनलाइट हो गई एबायोटिक, समझिए अच्छे से, सनलाइट एबायोटिक, एयर एबायोटिक, वाटर एबायोटिक, लेकिन प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, इन तीनों एबायोटिक एलिमेंट की जरूरत है। यानी बायोटिक एलिमेंट का एबायोटिक एलिमेंट से इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है, तभी हमारी फिर आगे, क्योंकि उन्हीं प्लांट्स को हम और एनिमल्स, फिर अदर जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो उसे कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं फॉर फर्दर सर्वाइवल के लिए। तो हमारा यानी यहाँ से हम बताना क्या चाह रहे हैं कि जब हमने ये देखा कि इन्वायरमेंट के दो पार्ट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, तो वो दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, और उनकी इंटरेक्शन से ही हमारा इन्वायरमेंट में सर्वाइवल है। तो यानी इन्वायरमेंट इज नथिंग बट द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है। इसी चीज़ को दोबारा से देखिए और अच्छे फॉर्म में, सनलाइट आई, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे, प्लांट्स हो गए, जिनको कि कंज्यूम किया एनिमल्स ने। एनिमल्स ने, जब हम कुछ भी भोजन खाते हैं हम सीखते हैं कि ना हमारे अंदर फिर हीट जनरेट होती है, उस हीट को, और फिर जनरेट होने के बाद आपका जो भी उसका वो आता है, उसे वेस्ट आता है, उसे हमारे फंगाई और बैक्टीरिया, जब हमारा कोई चीज़ खाना वो होने लग जाता है, तो जो आप देखते हैं ना फंगस लग गए, बैक्टीरिया लग गए, तो वो भी एक डिकम्पोजर्स के नाम से जाने जाते हैं। डिकम्पोजर का मतलब जो हमारे उस फूड को और छोटे छोटे फॉर्म में डिकम्पोज करके, कंज्यूम करके उसे सॉइल में मिक्स कर देते हैं, और फिर वही आगे रिसाइकिल हो जाती है फर्दर यूज़ के लिए। हीट एंड एनर्जी, किसी भी प्रोसेस में हीट और एनर्जी होती ही होती है। हम खाना खाते हैं हम कहते नहीं एनर्जी आ गई है, तो हमारे अंदर, इसका मतलब जो भी हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं इस दौरान में, तो हमारी हीट जनरेट होती है। तो यहाँ से आपने देखा कि इन्होंने, कंज्यूमर्स ने लिया, कंज्यूमर हमारे के हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स हो सकते हैं, तो यानी जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे डिकम्पोजर का रोल आ जाता है, जो कि बचे हुए खाद्य पदार्थों या उसके डेड एनिमल्स को कंज्यूम करके और फिर उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जो बिल्कुल वेस्ट आता है, और फिर यही सारी चीज़ें हमारे एज ए न्यूट्रिएंट्स फिर से प्लांट के लिए रीयूज होने लग जाती हैं। उसको वाटर मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, वेस्ट यहाँ से पहुँच ही रहा है जो सॉइल में मिक्स होकर, तो ये सारे एज अ न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स के ग्रो में फिर से हेल्प करने लग जाते हैं, और वो फिर से पूरी साइकिल चलने लग जाती है। तो यहाँ पे फिर अगेन हम देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर हमें कभी सनलाइट की ज़रूरत हो रही है, कभी वाटर की ज़रूरत हो रही है, कभी एयर की ज़रूरत हो रही है, कहीं हम बायोटिक एलिमेंट को देख रहे हैं कि वो एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, कहीं ए बायोटिक हो रहा है। यानी कुल मिला के इन्वायरमेंट इज नथिंग बट हमारा इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट। कैटेगरीज इन्वायरमेंट की देखें तो हमारी दो तरीके से बनाई जाती हैं,
एक होती है नेचुरल एनवायरनमेंट, एक मैन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में भी डिस्कस किया था। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? इट इज़ द एनवायरनमेंट गिफ्टेड बाय गॉड एंड इट ऑपरेटेड बाय सेल्फ रेगुलेशन, यानी ईश्वर की कृपा से जो हम अपने चारों चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अनलिमिटेड फॉर्म में दिख रही हैं, जो हमें गॉड गिफ्ट कहते हैं ना, कि ईश्वर ने प्रदान कर रखी है, तो वो इज़ नथिंग बट नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। तो नेचुरल से हमारी हो गई सनलाइट हो गई, अब हमें कोई इसके लिए पे नहीं करना पड़ता है, वो नेचुरली अपने आप सन हमें धूप सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। मून हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गई, इसके लिए ये सारे अपने आप में हमें नेचुरली मिले हुए हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ 4 स्फीयर्स, 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है जनरली नेचुरल एनवायरनमेंट। बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट को ध्यान रखिएगा। हमारा नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। हम सबसे पहले ये नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। बायोस्फीयर का मतलब जहाँ पे हमारे लाइफ एग्जिस्ट करेगी। और एटमॉस्फेयर क्या है? जहाँ पे स्पेस ऑक्युपाइड बाय एयर होगा। लिथोस्फीयर होगा जहाँ पे स्पेस ऑक्युपाइड बाय सॉलिड होगा। और हाइड्रोस्फीयर होगा जहाँ स्पेस ऑक्युपाइड बाय वाटर होगा। यानी हाइड्रोस्फीयर डील्स विद वाटर बॉडीज, लिथोस्फीयर बाय सॉलिड बॉडीज, एटमॉस्फेयर बाय एयर डील करेगा। और बायोस्फीयर, क्या हम केवल एयर के लिए रह सकते हैं एटमॉस्फेयर में? नहीं, हमें सभी चीज़ों की जरूरत होगी। लिथोस्फीयर यानी हम क्या केवल सॉलिड उस पर रह सकते हैं चट्टानों पे? नहीं, हमें एयर भी जरूरत होगी, उसकी भी जरूरत होगी। हाइड्रोस्फीयर यानी हम क्या केवल वाटर पे रह सकते हैं? नहीं, हमें सभी चीज़ों की जरूरत होगी। इसीलिए आता है बायोस्फीयर, यानी ये तीनों का कॉम्बिनेशन से जहाँ पे एयर भी रहेगी, सॉलिड भी रहेगी, वाटर भी रहेगा और हमारा सर्वाइवल पॉसिबल होगा। तो हम सारे बायोस्फीयर के अंदर लाई करते हैं। अब आता है मैन मेड। नेचुरल एनवायरनमेंट के यहाँ तक के पार्ट हो गए। अब हम डिस्कशन में आते हैं